ओके। ओके। हमें जो हमने हमारा जो चल रहा था इसके अंदर एक सीक्वेंस था। अगर हम मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि मैं उसी फ्लो में फिर चलूँ। जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कवर। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि जब आप करेक्टराइजेशन टेक्निक्स पे जाते हैं तो जैसे आप साइज मेजरमेंट है, साइज मेजरमेंट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। लोग जो नैनोमीटर्स में साइज मेजर करते हैं, सब एटॉमिक एटॉमिक स्केल के ऊपर भी साइज मेजर होते हैं। तो मैंने ऑफ कोर्स हमारा ये जो कोर्स है, ये ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स अराउंड है मिनरल प्रोसेसिंग के। तो हम जितनी भी जो करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं अभी भी और आगे भी चल के वो हमारी रिवॉल्व करेंगी, नॉट इन अ जर्नल, जो जर्नल ट्रेंड है उस पर नहीं रिवॉल्व करेंगी, बल्कि वो मिनरल प्रोसेसिंग के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेंगी। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे स्पाइरल्स हैं हमारे, आप कह लें कि शेकिंग टेबल्स हैं आपके, जिग्स हैं आपकी, आप जिग कर लें, शेकिंग टेबल्स हैं, स्लूसेस हैं, आपकी वो रिचर्ड कॉर्न जिसे हम कहते हैं, वो ले लें आप। आई मीन यू कैन नेम एनी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड एंड द साइज विल बी इन मिलीमीटर्स, राइट। तो हम मिलीमीटर्स में डील कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप फाइन पार्टिकल्स की बात करें तो फाइन पार्टिकल्स की रीजन के अंदर मैं फिजिकल सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोटेशन है, और फ्लोटेशन भी 45 माइक्रोन, या आप कह लें कि इससे नीचे जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली हम 45 माइक्रोन से ऊपर की चीज़ें डील करते हैं व्हेन वी आर ट्रीटिंग इन मिनरल प्रोसेसिंग। लेकिन दिस इज चेंजिंग नाउ। व्हाई इट इज चेंजिंग? बिकॉज लीचिंग इज आल्सो कैचिंग अप। लीचिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पहले, और वो प्रॉब्लम था दैट्स बेसिकली इन्वायरमेंट और द अमाउंट ऑफ, you can call it the reagents, they are expensive. But with the passage of time progress हो रही है, बड़े आप कह लें environment friendly हमारे पास reagents आ रहे हैं, and also the cost is coming down, so eventually leaching is catching up. So that can push it into the realm of like where we measure subsive particles also. Anyhow, we talked about रोजन रैमलर के बारे में हमने बात की थी कि मैंने पहले ही आपसे एक बात की थी कि जब भी आप किसी इक्वेशन के अंदर चीज़ों को पुट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फिनोमेना को जब आप इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका एक मैथमेटिकल मॉडल है। और जब आप मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं तो देन प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। सो रोजन रैमलर है या गार्डियन शुबन है, इन दोनों का जो जो मेन मुद्दा था वो यही था कि ये जो पार्टिकल साइज की जो रिडक्शन है और इसका जो साइज एनालिसिस है, इसको इन द फॉर्म ऑफ एक एक इक्वेशन प्रेजेंट किया जाए, और वो हमारे पास है, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास है, एंड विच वी कैन यूज टू प्रोटेक्ट। दिस वाज वन, मैं क्योंकि इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑन दिस। एंड वंस, यानी यहाँ पर हम ना इसका जो इसको एक्सटेंड करके फर्दर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज है वो कितना है, एंड इवन वी कैन प्रिडिक्ट कि जो हमारा सब पार्टिकल साइज है, यानी जो पैन में चला गया, हम उसके बारे में भी बता सकते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दिस इज द पावर ऑफ इक्वेशन, दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड दैट्स व्हाई। तो इसलिए माइनिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर, तो डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे अरिथमेटिक स्केल्स हैं, लोगरिथमिक स्केल्स हैं, प्रोबेबिलिटी स्केल्स हैं, एंड देन रोजन रैमलर स्केल्स हैं। आप इन सब के अंदर देख रहे होंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है ऑफ कोर्स वो साइज होगा, और जो आपका वाई एक्सिस है वो दैट विल बी परसेंटेज पासिंग, यानी फाइनर देन उस पार्टिकल साइज के। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब आप लोगरिथमिक स्केल लेते हैं तो वो जो कम परसेंट पासिंग वाले हैं ना, यानी वो सिर्फ जो कम परसेंट पासिंग वाली है, जिनमें से कम पास होता है, उसको बड़ा अगर आप देखें तो इट इट जस्ट एक्सपैंड्स दैट, सो इट्स जूम करता है उसके ऊपर। सो अगर आप फाइनर पार्टिकल साइज रेंजेस के अंदर हैं तो आप लोग रथमिक स्केल लेंगे तो इट जूम्स योर
तो इट्स बेटर टू सी देयर। प्रोबेबिलिटी स्केल हमारा जो है दैट्स बेसिकली वेल बैलेंस। इसी तरह जो हमारा रोजन रैमलर अगर आप देखें तो वो भी जो फाइनर पार्टिकल्स हैं उनको जूम करता है। सो और जो अरिथमेटिक है इट हैज नो बायस। तो अगर आप जूम करना चाहेंगे तो उस वाले से भी आप डिफरेंट ग्राफ्स को डिफरेंट तरीके से प्लॉट करके देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मेरी मुराद ये है कि आप देखना चाहते हैं कि यार 1 और 2% पासिंग के दरमियान कौन सा है, 1.5% पासिंग पे कितना साइज है जो 1.5% पास कर रहा है। तो रोजन रैमले से आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगी बजाय इसके कि आप प्रोबेबिलिटी स्केल से लें, बिकॉज इट्स लाइक, और स्पेशली अरिथमेटिक स्केल में अगर आप देखें तो वो 1 ही आपको नहीं नजर आ रहा तो 2 क्या नजर आना है, और 2 उन दोनों के दरमियान क्या नजर आना है, स्पेस इज लेस। सो आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्टन प्रिडिक्ट करने में कि यार 2.5 पे कितना पार्टिकल पास करेगा, देन वो कौन सा साइज होगा जिससे 2.5% कम है, यू कैन गो टू रोजन एमरी स्केल्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट, यानी आपके पास जब सेव एनालिसिस आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये मैंने एक ही यानी सेव एनालिसिस किया और उसको मैंने 4 तरीकों से मैंने प्लॉट किया सिंपल एक्सेल के ऊपर। एक रोजन रैमलर, एक लॉग लॉग, और चारों ये ग्राफ बेसिकली एक ही है। आपको इन्फॉर्मेशन आप और इन्फॉर्मेशन भी एक ही आनी है। द इशू इज अबाउट द एक्यूरेसी, लाइक of course when you are interpolating between what do you call it, the lower sizes, ये देखें ना यहाँ पे ये 10 और इसके दरमियान काफी गैप है, ये पहले और दूसरे के दरमियान अगर आप इधर देखें तो द गैप इज नॉट, ये जो गैप्स हैं ये इक्वल हैं। यहाँ पे आप देखें ना एक ट्रेंड है कि ये जो यहाँ पे ये जरा थोड़े, और इसको अगर आप देखें तो इसने बिल्कुल ही कंजेस्ट कर दिया है जो हायर पार्टिकल साइज रेंजेस थे। और इनको जरा थोड़ा सा आप कह लें कि ताकि उसको पढ़ना आसान हो जाए ग्राफ के ऊपर कि यार अच्छा 5% पे या 4% पे क्या वो पार्टिकल साइज है जिस पे ये है। इट्स लाइक बेसिकली योर रीडिंग इज इजी। लेकिन आजकल जो दौर है हमारा कंप्यूटर्स का है तो दिस डजंट लॉट ऑफ मैटर, बिकॉज क्योंकि हम इंटरपोलेशन आजकल कर सकते हैं। पहले क्योंकि ग्राफ्स के जरिए इंटरपोलेशन होती थी तो ये तरीका उस वक्त बहुत बेहतर था कि आप एक स्केल से करें तो इंटरपोलेशन करना आसान है। इंटरपोलेशन से मेरी मुराद ये है कि देखें ना ये वाला तो आपने मैयर किया हुआ है, ये वाला पार्टिकल साइज भी आपने मैयर किया हुआ है, इसके दरमियान जो कुछ भी आप ले रहे हो दैट्स बेसिकली इंटरपोलेशन, क्योंकि वो असल में तो आपका पार्टिकल साइज आपके पास नहीं था। वो तो आप जस्ट 60% पे कौन सा पार्टिकल साइज है ये है। दिस इज बेसिकली इंटरपोलेशन, दिस इज नॉट दिस, ये आप इस ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो पुराने दौर में ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए फाइनर साइजेस पे आप लॉग लॉग ग्राफ ले लेते थे ताकि ये फाइनर को इंटरपोलेट करना, इन दो के दरमियान इंटरपोलेट करना यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आसान है। But now with the passage of computers, now it's easy to interpolate because you have to just give a command or it will interpolate for you. So you don't have to see it to interpolate. तो ग्राफ पे फिर लाइन लगानी भी देखे ना, पतली कितनी पतली आप लाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट से आप अगर कोई मुझे कहता है कि यार 10 और 20, आप ऐसे करो 15.5 की लाइन लगाओ, तो 15.5 की मैं क्या लाइन लगाऊंगा और उसके नीचे कैसे लेकर आऊंगा, लाइन ही इतनी मोटी होती थी तो वो आप उसको कर ही नहीं सकते थे कि यानी 15.5% पे कौन सा है। सो दैट्स बेसिकली, यानी जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि ग्राफ्स को डिफरेंट तरीके से प्लॉट करने का मकसद ये था कि आप जो है वो इंटरपोलेट कर सकें इजीली। और दूसरा रोजन रैमलर और गार्डियन शोमैन वाज, इसका फायदा ये था कि आप वो पार्टिकल जो आपने मेजर ही नहीं किए, अब जैसे रोजन रैमलर में है कि आप, मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ और मैं वो कर सकता हूँ और इससे नीचे भी जा सकता हूँ, और ये तो मैंने मेजर ही नहीं किया, ये तो मेरे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ मैं। सो दैट्स आल्सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पावर टू प्रिडिक्ट के निचले साइजेस में क्या हो रहा है बगैर मैयर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोजन रैमलर या गार्डियन शोमैन से मैं एनालिसिस करता हूँ एंड देन आई एक्स्ट्रापोलेट, तो मुझे सबसे एनालिसिस के लिए कोई और मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स द पावर, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट, सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे एनालिसिस की। सबसे साइज जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं 40 माइक्रोन की। हम इस पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ कि जब आप सेव एनालिसिस करते हैं
तो सिव एनालिसिस में जो आपकी लास्ट सिव है, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो हम 10 माइक्रोन तक भी जा सकते हैं। हमारे पास सिव्स अवेलेबल हैं और काफ़ी उसमें तरक्की हुई है, लेकिन वो सिव्स काफ़ी महंगी हैं। एंड फिर इतना उस पर जो है वो ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स दे आर डीलिंग विद जैसे फ्लोटेशन है या ये इट्स मोस्टली मोर देन 40 माइक्रोन। सो प्रैक्टिकली आप कह लेंगे हम सिव्स जो रखते हैं वो रखते हैं 40 माइक्रोन तक की। हमारे पास सिव्स होती हैं 37 माइक्रोन टू बी प्रिसाइज। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो पैन में चला जाता है। अगर आप इसको यानी इसको हम यूं कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऊपर वाली सिव है विच इज़ लाइक 1 मिलीमीटर, और उसके बाद हमने एक और सिव रखी हुई थी जो 0.5 मिलीमीटर की है, और देन हमने एक और सिव रखी जो 75 माइक्रोन की है। ऑफ कोर्स आप बड़ी सिर्फ ऊपर रखते हैं और फिर ग्रेजुअली यू कम डाउन, एंड देन हमारे पास एक और सिव है जो 40 माइक्रोन की है। तो एनीथिंग विच इज बिलो 40 माइक्रोन विल गो टू द पैन। इससे नीचे हमारे पास पैन है, दिस इज पैन। तो अगर इससे नीचे हमारे पास पैन है तो दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। तो हमारे पास इससे नीचे पैन है, और इस पैन के अंदर जितना भी मटेरियल आएगा उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये जो भी मटेरियल है ये 40 माइक्रोन से छोटा है। ठीक है ये, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। 40 माइक्रोन से छोटा तो है, ठीक है मैंने कह दिया, बट द इशू इज के यानी इस इसके अंदर जो भी मटेरियल है दैट इज लेस देन 40 माइक्रोन। अब मसला ये है कि मुझे ये नहीं पता कि जो पैन के अंदर वो 10 माइक्रोन वाले भी तो होंगे, वो भी तो 40 से छोटे हैं। 20 वाले भी होंगे पार्टिकल्स, 5 वाले भी होंगे। अब मुझे नहीं पता कि 5 वाले कितने पर, 5 माइक्रोन वाले इसमें कितने हैं, 10 माइक्रोन वाले कितने हैं, और 20 माइक्रोन वाले कितने हैं। तो पैन में जब ये पार्टिकल्स चले गए तो मुझे नहीं पता कि उनकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके लिए जो एक आप कह लें कि हमारे पास एक जो मेथड है वो हम ये अडॉप्ट करते हैं कि दो तरीके हैं कि एक तो आप इक्वेशंस के जरिए यानी रोजन रैमलर है या गाड़ियों शोमिन के जरिए इसको प्रोडिक्ट कर लेते हैं, दैट्स वन वे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको मेजर करते हैं कि यानी ये जो पैन में चीज़ आ गई है मैं इसको लेके जाऊंगा और मैं इसको मेजर करूंगा। और वो सिर्फ से क्योंकि नहीं हो सकता तो हमें सिर्फ के अलावा जो मेथड्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और जो मेथड्स यूज़ होते हैं माइनिंग के अंदर, मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर, वो जो इसको मेजर करने के हैं दैट इज बेसिकली सेडिमेंटेशन, इल्यूट्रिएशन एंड माइक्रोस्कोपी। ये तीन मेथड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम इनको एक एक करके देखते हैं। और ऑफ कोर्स ये वेरी फाइन पार्टिकल्स के लिए हैं, ये मेथड्स उन पार्टिकल्स के लिए हैं जो हम सिव्स के जरिए नहीं कर सकते, जो हमारे पैन में चले जाते हैं। लेट्स सी, ये बेसिकली एक स्क्रीन एनालिसिस का एक टेबल है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ऐसे ही है कि हमने हर ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो माइनस आता है वो आई होप के इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो सेव थी हमारी वो 422 माइक्रोन की थी, और निचली जो हमारी सेव है वो 300 की है। अब जो भी चीज़ें जब हम इसके ऊपर अपना सैंपल डालेंगे तो कुछ सैंपल जो है वो 442 के ऊपर ही रुक जाएगा। तो उसका जब हम वेट करेंगे तो वो वेट आया है, दैट वेट इज 9.7, दैट वाज 9.7%। एंड एक तो वो 9.7% था, एंड वी आर राइटिंग इट एज +422। अब जारी बात है कुछ मटेरियल 422 में से पास हुआ है और 300 के ऊपर रिटेन हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल है वी कॉल इट -422 एंड +300।
कि ये -422, ये 402 से छोटा है और 300 से बड़ा है, और इसका वेट है 4.9%। सो हम इस तरह से, हमारे पास ये वेट परसेंट क्या एक आप कह लें कि एक लाइन आ जाती है। और फिर हम जब इसका इसका करवाते हैं, आप कह लें कि XRF करवा लें आप, तो ये 10 आपको बता रहा है कि लेट्स से मैं इस साइज फ्रैक्शन को अलग से भेज रहा हूँ, इसको अलग से भेज रहा हूँ, इसको अलग से भेज रहा हूँ, इसको अलग से भेज रहा हूँ, सबका मैंने XRF करवाया, तो मेरे पास हर एक में उसकी 10 की परसेंटेज आ गई है। तो जब मेरे पास इसके अंदर 10 की तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है 10 की, यानी जो टोटल 10 था वो अगर 100% है, तो उसमें से अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, और वो ये है कि जो आपका जो ज्यादातर 10 है वो इस साइज रेंज में है, यानी -124 और +75। तो इट आल्सो गिव्स यू अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने उसको उसको जस्ट एक क्या किया है, जैसे हम कम्युलेटिव लेते हैं, पहले भी 9.7 प्लस ये आपका 4.9, एंड देन इट गिव्स अस 14.6। 14.6 में आप ये 10.3 ऐड करेंगे, ये बिल्कुल कम्युलेटिव वेट हम ले रहे हैं। तो उसके अंदर फिर हमें ना एक साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वो भी कम्युलेटिव आ रही है कि जो आपका 0.9% 10 इसके इस साइज के अंदर है। मैंने 0.9, और जब आप 1.2 को ऐड करेंगे तो ये 2.1 है। अगेन कम्युलेटिव ले रहे हैं हम, इसका 4.6 है, एंड देन 11.3 एंड 20.8, और एंड देन 77.3%। मैं अगर आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव भी हूँ। तो ये व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस गिविंग टू अस? ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, जैसे कहना चाहिए एक 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 कॉमन सेंस की बेस पे आप क्या समझते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? चले, मैं हिंट ये है कि हमें बता रहा है कि यार इस साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतना टेन है, राइट? सर बेसिकली ये लिबरेशन को बता रहा है कि किस साइज के ऊपर मैक्सिमम लिबरेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे 75 माइक्रोन के ऊपर वो बता रहा है कि 77% जो टिन है वो लिबरेट हो जाता है उससे। आई मीन थोड़ा सा ये फॉरफेच हो जाएगा अगर मैं इसको लिबरेशन की तरफ लेके जाऊं। व्हाट आई कैन से इज के जो 75 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं, मेरा ज्यादातर टेन जो है इट इज प्रेजेंट इन दैट साइज रेंज। लेट्स पुट इट लाइक दिस कि 75 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं, ज्यादातर 10 मेरा वहां पर है। अगर इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा 10 है, ज्यादातर जो 10 है, अगर आप ऊपर भी देख लें 124 और ये 77, तकरीबन ये सारा इधर ही है, तो वो तकरीबन 75 से 124 माइक्रोन की रेंज में मेरे वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनमें 10 है। जो इससे बड़े पार्टिकल्स हैं उनमें 10 नहीं है। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि क्या ये ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इज दिस अ गुड, इस 10 को क्या हमें ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाना चाहिए इस और को, या नहीं? नहीं सर, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो रहा है, ट्रू। तो इट वुड बी गोइंग इनटू फ्लोटेशन और सम अदर हाँ जी, हाँ जी, टेक्निक बिल्कुल। लीचिंग एक्सेट्रा। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि ये जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट एनालिसिस है, एंड देन यू डू combine it with your XRF, then it will give you a lot of information about selecting your process। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना, क्योंकि अच्छा ये चीज नेचुरली है, ये हमने तो नहीं की ना, हमने तो और पकड़ी, और को पकड़ के ग्राइंड किया मुख्तलिफ साइजेस पे, उसका सेवन एल्सिस किया तो देख लिया यार 10 कहाँ पर आ रहा है। हमें पता चला यार 10 तो इस साइज में आ रहा है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। दिस इज लाइक गवर्न्ड बाय द जियोलॉजी ऑफ द एरिया। तो अब हमने ये देख लिया कि यार ये जस्ट बिल्कुल आपने सही कहा है कि
द साइज रेंज जिसके अंदर 10 प्रेजेंट है इट्स स्मॉलर, सो ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर 75 माइक्रोन की आप चीज डालें। अब देखें थ्योरेटिकली तो लिखा होगा कि यार शेकिंग टेबल 75 माइक्रोन तक काम करता है, लेकिन आप उसको जरा डाल के देखें वो नहीं काम करेगा। या वो बहुत ही उसकी जो आप कह लें कि जो एफिशिएंसी है वो काफी कम होगी। तो हमें पता है यार ये ग्रेविटी सेपरेशन के लिए बेहतर नहीं है। एक एक चीज से उस्मान हम जा सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन की तरफ स्टिल। सर उसमें सेंट्रीफ्यूजेस जो हमारे हैं, जी आप कंसंट्रेटर। बोल रहे हैं, मुझे आवाज क्यों की नहीं आ रही? जी सर। सर अलाउ ये जो हमारे यार ये बड़ा नेल्सन मसला है। हमारे। जी जी सॉरी यार मेरा ना ये हिल जाता है, अब बोले जरा बोले। जी सर, जैसे हमारे ये सेंट्रीफ्यूजल कंसंट्रेटर हैं उसमें शायद लेके जा सकें, कि बोले बोले उसमें भी हाँ हाँ, पार्टिकल्स। क्या क्या क्या? सेंट्रीफ्यूजल कंसंट्रेटर जो होते सॉरी हैं यार सर। ये मेरा हेडफोन जरा मसला कर रहा है। हाँ जी बोलिएगा प्लीज। सर सेंट्रीफ्यूजल कंसंट्रेटर जो हैं हमारे, उसमें बेहतरीन शायद ये थोड़ा सेपरेट हो जाए। बेहतरीन बेहतरीन, दैट्स बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स की तरफ हम जा सकते हैं। वैसे आपको अगर मौका दिया जाए उस्मान कि आप सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स की तरफ जाएं, या दूसरा तो इसका नजर आ रहा है कि इसको शायद फ्लोटेशन में हमें लेके जाना पड़े, तो वेयर यू विल लाइक टू गो? सर डिपेंड करेगा कि इसके साथ इम्प्योरिटीज किस ग्रेविटी की हैं। अगर तो वो ज़्यादा है तो फिर मैं सेंट्रीफ्यूजल कंसंट्रेटर में जाऊंगा, और अगर उसकी डिफरेंस कम है तो फिर सर डेफिनेटली फ्लोटेशन की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेंट्रेटर में तब आप जाएंगे जब आपका वो डेंसिटी का डिफरेंस वो आप बात कर रहे हैं। जी सर, कि अगर डिफरेंस कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा उनमें तो मैं फिर उसकी तरफ राइट। सोचूंगा। वो जो अदरवाइज फिर। हमारा ट्रू, वो हमारा एक है ना वो जिसे हम उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन क्राइटेरिया, जो उसका है हमारे जो ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक्स का है। दैट्स बेसिकली कि अगर दोनों की डेंसिटी में, अगर आपके वेल्युबल मिनरल और उसकी डेंसिटी में तकरीबन दो का फर्क है, दो गुना है, टू टाइम्स है अगर आपकी, तो देन इट्स अ गुड डिसीजन ऑलवेज टू गो टुवर्ड्स ग्रेविटी सेपरेशन। लेकिन मैं आपको अपनी एक राय बता रहा हूँ कि अगर तो देखें जी जी उस्मान आप बोल रहे थे कुछ। जी जी सर, सर प्लीज। हाँ मैं समझता हूँ कि देखें फ्लोटेशन इज समथिंग वी डोंट लाइक एज process engineers. We don't like it. We don't like it because of multiple reasons. Number one, it is very extensive. जिसे कहना चाहिए आप कह लें कि वाटर इंटेंसिव है। फिर इसके अंदर जो reagents डलते हैं, that they create a lot of concern, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे प्लांट लगा रहे हैं तो फ्लोटेशन इज अ हेडेक। उसकी वजह यह है कि जो भी रेजेंट आप डाल रहे हैं फ्लोटेशन के लिए, वो सारे रेजेंट में एंड अप करना है इनटू द ग्राउंड वाटर। तो उसके अंदर इन्वायरमेंटल टैक्सेस इतने पड़ जाते हैं कि इट्स नॉट फीजिबल। सो पीपल ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक्स। और पाकिस्तान में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। देखें पाकिस्तान में चलो अभी नहीं भी हैं एनवायरमेंटल लॉज, तो हो जाने हैं। और हो या ना हो, हमें तो पता है कि यार एक चीज जो है वो नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो उसके लिए ना हमेशा जो सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी सेपरेटर्स हैं, दे आर वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कोई रीजेंट्स आप नहीं डाल रहे हो। पानी के अंदर लेट से मैंने रेत मिक्स कर दी है और बाद में वो पानी से अलग कर लिया है, तो दैट्स नॉट, दोनों नेचुरल चीजें थी, नेचुरल जिसे कहना है एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं। So that's not something harmful for the. So I will go towards keeping in view the environmental thing, and I will go towards, I will choose centrifugal gravity separators in this case. So हमने एक और चीज देख ली है साथ साथ ही, कि अगर आप सेव एनालिसिस करते हैं और साथ साथ उसका एक्सआरएफ कर लेते हैं, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। और ये किसी भी प्लांट के ऊपर ये बहुत जरूरी है कि जब आप सेव एनालिसिस करें तो हर फ्रैक्शन का एक आप एक्सआरएफ या उसकी केमिकल कंपोजिशन जरूर फाइंड करें। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि आपको किस तरफ को जाना है। और एक और चीज है जो जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाई थी, और वो ये थी कि अगर आप एक मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट पे काम कर रहे हैं, द मोर करेक्टराइजेशन यू डू द मोर बेटर योर प्लांट विल बिकम। आप उसका एक्सआरएफ भी करवाएं, आप उसका एक्सआरडी भी करवाएं, आप उसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी करवाएं, आप सेव एनालिसिस भी करवाएं,
आपसे जो टेस्ट हो, FTR है वो करवाएं, हर चीज करवाएं। तो वन थिंग वी लर्नड इज कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरेक्टराइजेशन से आपके पास आती है, उतने बेहतर आपके डिसीजंस होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड है हमारा, और वो ये ट्रेंड है कि लोग जब पैसे बचाने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज वो यही सोचते हैं कि यार करेक्टराइजेशन ना करवाओ। 5,000 है या 10,000 रुपए के जो भी एग्जाम्पल के चार्जेस हैं, दे डोंट गो फॉर इट। स्पेशली जब आप प्लांट लगाने की स्टेज पे हैं, तो आपको तो कोई भी करेक्टराइजेशन मेथड जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो वो करवाना चाहिए। एवरी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हर करेक्टराइजेशन टेक्निक आपको एक नया इंसाइट देती है आपके मिनरल के मुतालिक, एंड दैट मेक्स योर डिसीजंस अ लॉट, जैसे अभी हमने इसमें देख लिया। हम आगे चलते हैं। हम सेडिमेंटेशन टेक्निक्स की, इस पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अब मसला यह है कि मैंने आधे अपने जो पार्टिकल्स थे उनका साइज मेजर किया विद सिव एनालिसिस, और जो उससे नीचे वाले हैं जो सिव से नहीं कर सका था, उनका मैं किसी और मेथड से कर रहा हूँ। चाहे वो लेजर डिफ्रैक्शन से कर रहा हूँ, चाहे वो किसी मेथड से कर रहा हूँ। तो दोनों को एक ही उसमें लाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स छोटे हैं और उनको हमने फाइंड उनका हमने अगर पार्टिकल साइज फाइंड करना है जो सिप्स के जरिए हम नहीं कर सकते, तो वी विल गो टुवर्ड सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रिएशन। जो आपकी सेडिमेंटेशन है सारी की सारी, वो बेस्ड है ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि कैसे एक पार्टिकल बिहेव करता है इन इन अ फ्लूइड। एक सॉलिड पार्टिकल जब एक फ्लूइड के अंदर आप डालते हो, तो वो, जब भी आप एक फ्लूइड के अंदर आप एक सॉलिड पार्टिकल डालोगे, so that will travel downwards under the effect of course, under the effect of gravity. So it will have some velocity, and that velocity is given by this equation of Stokes. This d is basically the particle size. Just g is of course gravity. This is the specific gravity of the solid particle. This is the specific gravity of the fluid particle. हमारे केस में मिनरल प्रोसेसिंग में ज्यादातर क्योंकि जो फ्लूइड है वो वाटर होता है, तो that will just go to 1, and 18 is a constant for Stokes। आप इसकी derivation देख सकते हैं, and mu is actually the viscosity of in our case water, or in just make it, so that will give you the velocity of the particle again। स्टोक्स की इक्वेशन है, इट कैन, फायदा इसका यही है कि ये प्रिडिक्ट करती है कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट्स इन साइज एनालिसिस ऑफ द फाइन पार्टिकल्स। सो स्टोक्स का ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, वी विल यूज इट टू मेजर द पार्टिकल साइज, जिनको हम सिर्फ स्क्रीन्स के साथ नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है ना, हम थोड़ा सा क्या जाते हैं कि हम टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पार्टिकल है 30 माइक्रोन का, एक एक पार्टिकल 30 का है, एक 20 का है, और एक 10 माइक्रोन का। तो मुझे पता है कि अच्छा यार, ये पार्टिकल का साइज है अगर 30 है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पर ना ये साइज पुट करूंगा। यहाँ पर मैं 30 पुट कर देता हूँ। जब मैं 30 पुट करूंगा, तो इट विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। यहाँ 30 पुट करना, यहाँ आपको पता ही है, हमने सॉलिड की जो, जाहिर बात है सॉलिड मैं ही डाल रहा हूँ, तो मुझे तो पता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। नहीं भी पता तो आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। आप अपना सॉलिड लें, उसका वेट कर लें, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, बस बीकर में डालें उसका वो, बीकर को डाल के एक वेट मशीन के ऊपर रखते हैं, आप उस वो वेट भी पता चल गया, वॉल्यूम भी, डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी। तो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने ये लिखा कि 30 माइक्रोन का अगर मेरा सॉलिड हो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये जो इक्वेशन है ये मुझे बता देगी। इसी तरह मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ कि 20 माइक्रोन का अगर मेरा पार्टिकल होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इट विल टेल मी ऑल द वेलोसिटीज। सो वंस इट टेल्स मी ऑल द वेलोसिटीज, तो हम करते ही हैं। हमारे पास अगर एक, एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेट मी टेल यू दिस बिफोर हैंड, कि मेरे पास एक एक बीकर था। मैंने उस बीकर के अंदर अपने पार्टिकल्स को
सस्पेंड किया, जब आप इसको सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करने के बाद अगर आप इसको, और जारी बात है देखें यहाँ पे कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल्स होंगे, मिले जुले होंगे। शुरू में जब आप स्टेयरिंग कर रहे होंगे तो एवरीथिंग विल बी, ये कुछ बड़े पार्टिकल नीचे भी होंगे और कुछ छोटे पार्टिकल भी नीचे होंगे। आई मीन इट विल बी अ होमोजीनियस, लेट मी, मेरे ख्याल है मेरे पास एक कोई हमारे पास होना है एक होमोजीनियस, यानी यस लाइक दिस, इस तरह का ना हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होना है जिसमें तमाम पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम देंगे, तो होना क्या है कि आपके पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हैं अगर आप देखें तो वो नीचे को चले जाएंगे और ऊपर सिर्फ छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं ऑफकोर्स उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी स्टोक्स इक्वेशन के मुताबिक, और हम स्पेसिफिक ग्रेविटी तमाम पार्टिकल्स की सेम कंसिडर कर रहे हैं। सो वंस दिस इज डन, तो आप ये करते हो कि लेट्स से मैं, मेरा मेरा था 30 माइक्रोन, 30 माइक्रोन का मैंने इससे अ, अच्छा, इसके अंदर हम ये फॉर एग्जाम्पल एक मेजर करते हैं कि 25 माइक्रोन क्वाड्स हैं, उसकी वेलोसिटी है 0.056 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम इसके अंदर ये करने वाले हैं कि व्हाट वी डू इज कि हमने पानी को स्टेर किया, स्टेर करने के बाद, स्टेर करने के बाद जब हम इसको छोड़ देंगे फॉर, आप कह लें कि मुझे पता है कि यार ये हाइट कितनी है, लेट्स से मैं अब